हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेटर होंगे। आइए, आप लोगों का मेरे क्लास में स्वागत है। आज आइए हम लोग आज साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या है और साइंस की शाखाएं क्या हैं, विज्ञान की शाखाएं क्या हैं। तो देखिए, साइंस साइंस विज्ञान, ये जो विज्ञान है ना, यह विज्ञान तीन भागों में बटा हुआ। विज्ञान तीन भागों में बटा हुआ। ये तीन भागें कौन कौन सी हैं? तो ये जो तीन भागें हैं वो तीन भागें हैं। सबसे पहली फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान। जो दूसरी शाखा है वो दूसरी शाखा है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन। और जो तीसरी वो अंतिम शाखा है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या क्या है? तीन शाखाएं, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान। हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान है क्या, बायोलॉजी है क्या। तो देखिए, ये जो बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान है, यह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी दो शब्द से, ग्रीक भाषा के दो शब्द से। वो दो शब्द क्या क्या हैं? तो एक है बायोज, एक है बायोज और एक है लॉजीज। बायोज का अर्थ क्या होता है? तो बायोज को हम कहते हैं लाइफ। बायोज को कहते हैं लाइफ। लॉजीज का अर्थ क्या है? तो लॉजीज को कहते हैं स्टडी। अब लाइफ का मतलब आपको पता होगा कि नहीं, लाइफ किसे कहते हैं? तो लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कहने का मतलब क्या है? जीवन के बारे में अध्ययन करना। यानी जीवन के बारे में, किसके जीवन के बारे में? तो जीव जंतुओं के, जीव के बारे में, जीव के जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोज प्लस लॉजीज से लिया गया है। बायोज का अर्थ होता है लाइफ एंड लॉजीज का अर्थ होता है स्टडी। बायोज का मतलब है जीवन, मतलब लाइफ का अर्थ होता है जीवन, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना। किसके जीवन के बारे में? तो जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कितने शब्दों से? दो शब्द। कौन कौन? बायोज प्लस लॉजीज। बायोज का अर्थ लाइफ, लॉजीज का अर्थ स्टडी। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन करना। किसके जीवन के बारे में अध्ययन करना? तो जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को या उस विज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान। अब देखिए, इस जीव विज्ञान के कोई तो माता पिता रहे होंगे। अब हम हैं तो हमारे माता पिता हैं। उसी प्रकार से जीव विज्ञान के भी एक जनक हैं। जनक मतलब माता या पिता। जनक उन्हीं को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो माता या पिता को जनक कहते हैं। तो ये जो जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के जो माता या पिता, हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के माता पिता एक ही हैं, जिनका नाम है अरस्तु। जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया कि अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में, अब हमारे माता पिता हैं तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हम कैसे, हमारा जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ,
किस विधि से हुआ, ये सभी जानकारी किसे, हमारे माता पिता को। उसी प्रकार से जीव विज्ञान के बारे में अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से जानकारी किसे थी, तो अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से जो जानकारी थी वो अरस्तु जी को थी। इसलिए हम अरस्तु जी को जनक कहते हैं, अरस्तु जी को जनक कहते हैं। अब देखिए, हमने तो अब जैसे मान लीजिए हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, आपका जन्म हो चाहे हमारा जन्म हो, हमें तो जन्म देने वाले हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन नाम देने वाले अलग अलग लोग होते हैं। और उस नामों से या उन नामों में से कोई एक विशेष नाम होता है। जैसे कि हमने जन्म लिया, लेकिन हमारा नामकरण कौन किया, हमारा नाम पंडित जी ने रखा। तो उसी प्रकार से जो जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान को जन्म देने वाले, जीव विज्ञान के जनक कह सकते हैं, जीव विज्ञान के माता पिता आप कह सकते हैं कि अरस्तु जी थे। लेकिन जीव विज्ञान का जो नाम था, जीव विज्ञान का जो नामकरण हुआ, वह नामकरण यानी कि हम कह दें कि नामकरण किसने किया, दो पंडित जी। एक का नाम लैमार्क, एक का नाम लैमार्क और एक का नाम ट्रिवीरेनस। ये दो पंडित जी कौन कौन, लैमार्क और एक ट्रिवीरेनस। लैमार्क और ट्रिवीरेनस ने मिल करके जीव विज्ञान नाम दिया। जैसे हमारा नाम पंडित जी ने क्या किया, दिया। हमें जन्म देने वाले कौन थे, हमारे माता पिता जी थे, लेकिन हमारा नाम कौन दिया, तो पंडित जी। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या है कि बायोलॉजी जो है, उस बायोलॉजी के जो माता पिता जनक कह लें आप, जो जनक हैं वो जनक अरस्तु जी हैं। लेकिन इनका नाम किसने दिया, तो नाम इनका दिया लैमार्क और ट्रिवीरेनस। ये दो वैज्ञानिकों ने मिल करके इनका नामकरण किया हुआ है। अब देखिए, स्टार्टिंग से एक बार और देख लिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोज प्लस लॉजिज, बायोज प्लस लॉजिज। बायोज का अर्थ होता है लाइफ एंड लॉजिज का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि जीवन अध्ययन करना। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन कर लेना ही बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। किसके जीवन के बारे में, तो जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन कर लेना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, इस जीव विज्ञान, हमें क्या पता कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान किस हस्ती का नाम है, किस चीज़ का नाम है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु, जिनका नाम अरस्तु था। अब ये अरस्तु जी ने जीव विज्ञान के बारे में बतलाया। अब हमारे माता पिता हैं, किसी से जाए के कहें भैया कि नहीं ये हमार लड़कवा है, ये हमार लड़कियां है, तभी तो हमारे बारे में या आपके बारे में कोई जानेगा। तो उसी तरह से जीव विज्ञान के बारे में कहें अरस्तु जी आए के कि भैया हमारा पुत्र है जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान के बारे में जानिए कि जीव विज्ञान क्या है। तो अरस्तु जी जो थे वो जीव विज्ञान के जनक हुए, अरस्तु जी जो थे वो जीव विज्ञान के जनक हुए। अब देखिए, अब कह दिया जाए, जब ये कहें अरस्तु जी जब कहें कि नहीं भैया ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी हमारा पुत्र है, तो लोगों ने पूछा कि भैया ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी का नाम कौन रखा, कौन पंडित जी रखे हैं कि जो इतना अच्छा नाम है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, इतना अच्छा नाम कौन रखा। तो अरस्तु जी बतलाते हैं कि भैया लैमार्क और ट्रिवीरेनस ने इस बायोलॉजी का नाम किया, नाम दिया। अर्थात नामकरण पूछ दे कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क और ट्रिवीरेनस, ये दो वैज्ञानिकों ने, दो पंडित जी लोगों ने मिल करके बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का क्या किया, नामकरण किया। आशा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसे उतार लीजिए, बायोलॉजी यहाँ से उतारिए, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, जीव विज्ञान दो शब्द, बायोलॉजी दो शब्दों से, एक बायोज और एक लॉजिज। बायोज का अर्थ होता है लाइफ एंड लॉजिज का अर्थ होता है स्टडी। अब देखिए, लाइफ का मतलब होता है जीवन, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता। अब किसके जीवन का अध्ययन करना, तो जीवों के जीवन का अध्ययन कर लेना। कोई भी जीव हो, या हो जंतु या हो पादप,
या हो जंतु या हो पादप, उन सभी के जीवन के बारे में अध्ययन कर लेना हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए हमारा ये जो जीव है, बोला कि जीव के जीवन के बारे में अध्ययन कर लेना। अब ये जो जीव होते हैं ये दो प्रकार के, एक होते हैं जंतु और एक होते हैं वनस्पति, यानी अर्थात पादप हम जिन्हें कह सकते हैं। जंतु और वनस्पति जीव हैं। जीव कहने का मतलब क्या है कि जीव वे होते हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के लक्षण, विशेष प्रकार के लक्षण में क्या क्या लक्षण है, तो देखिए यहाँ तक सबका अगर हो गया हो, अगर ना हुआ हो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिएगा। हम इसके अब आगे बताते हैं कि नहीं ये जीवों के जीवन के बारे में, यानी जीव हैं क्या, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखिए जैसे अभी बताएं कि जीवों या जीव, आप समझिए जीव क्या है। जीव वे होते हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अभी हमने बतलाया कि नहीं बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी वह यानी कि वह विधि है, या हम कह सकते हैं कि वह ज्ञान है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप देखिए जीव क्या है, इसमें सबसे पहली बात जीव क्या है, तो जीव वे होते हैं जिनके अंदर, क्या कह सकते हैं जीव किसे कहते हैं, तो जीव जिनके अंदर, जीव किसे कहते हैं, तो वे जिनके अंदर, या कह सकते हैं कि जिनके अंदर विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के लक्षण क्या हैं, तो देखिए विशेष प्रकार के लक्षणों में जैसे आ जाएंगे आपका गमन, फिर आ जाएंगे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन आदि। इसका मतलब क्या समझिए, गमन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गमन कहलाता है। कुछ भी खा करके उसको पचा करके अपने शरीर के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थों के रूप में बदल दें, वो क्रिया पाचन कहलाती है। उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट का मतलब कह सकते हैं कि बेकार खराब पदार्थ जितने भी होते हैं उन सभी को हमारे शरीर से बाहर निकाल लेना या बाहर कर देना उत्सर्जन कहलाता है। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन हम जब वायु यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके CO2 को बाहर निकाल देते हैं, वह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यानी कि सांस लेना, अपने शॉर्टकट भाषा में कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन क्या। परिवहन क्या होता है, जिसे आप जानते होंगे, परिवहन का मतलब कि आप देखे होंगे बसों के पीछे लिखा रहता है फलाने परिवहन। परिवहन मतलब क्या है कि वह माध्यम जिसमें आप बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक का संचरण कर सकते हैं। यानी कि परिवहन वह माध्यम है जो कि किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का कार्य करता है। तो देखिए ये जितने में, अच्छा देखिए गमन, मान लीजिए हम हैं मान लीजिए कोई आदमी, ये जो आदमी है क्या एक ही जगह रहता है, नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो आदमी है, ये आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है कि नहीं जाता है। तो ये जो जाता है ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस विधि को हम कहते हैं गमन। पाचन, अब ये यहाँ से गया साइकिल चला करके यहाँ, यानी या कह सकते हैं कि पैदल ही गया, तो यहाँ गया एक पकौड़ी की दुकान पे लगा पकौड़ी खाने,
और पकौड़ी खाया, यहाँ से जाने में ये यहाँ तक थक गया और थक गया, यहाँ गया, क्या खाया, पकौड़ी खाया और पकौड़ी खाने से इसको ताकत आ गई। तो पकौड़ी को खाया और पचाया, पचा करके अपने अंदर ऊर्जा को ला दिया, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। यानी कि यहाँ से यहाँ गया, जाने में थक गया बेचारा और यहाँ पहुँचा तो ये तुरंत खाया पकौड़ी और पकौड़ी खा करके उसके अंदर शक्ति आ गई। अब ये जो शक्ति आई है तो ये किस विधि से आई है, तो पाचन की क्रिया के बाद आई है, पाचन क्रिया के बाद आई है, ठीक ना। अब देखिए, अब ये पकौड़ी खाया, पकौड़ी खाने के बाद इसका जब पेट खराब, उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा, अब इसका हो गया पेट खराब। अब पेट खराब हुआ तो ये जाएगा और मल का त्याग करेगा। अब देखिए, मल का त्याग करवा दीजिए, या तो यहाँ से यहाँ तक ही आया तो इसके अंदर से चलने के कारण पसीना निकला। क्या निकला? पसीना। तो पसीना जो होता है ये हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ, कह सकते हैं कि खराब पदार्थ होता है। तो ये जो खराब पदार्थ पसीना है, ये पसीना बाहर निकल गया, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। अच्छा, ये बताइए कि हम जंतु हैं, जीव हैं ना, ये आदमी जो है, ये आदमी एक जीव है। इस जीव के अंदर गमन की क्रिया हुई, पाचन की क्रिया हुई, पसीना हुआ माने उत्सर्जन की क्रिया हुई। अच्छा, ये जल्दी अब जब चलेगा तो ये सांस लेगा कि नहीं, तो ये सांस ले रहा है तो इसमें श्वसन की भी क्रिया हो जा रही है। अब देखिए, अभी जो श्वसन की क्रिया है, जो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, जो O2 होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और यहाँ से CO2 जो होता है, ये CO2 कहाँ होता है, बाहर निकल आता है। ये शरीर में जाता है, शरीर में प्रवेश करता है और जो CO2 है वो CO2 बाहर निकल आता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक माध्यम से जाता है। अब जैसे हम कह दें कि नहीं, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे नाकों से होते हुए हमारे फेफड़े में जाएगा, तो ये जो नाकों से होते हुए फेफड़ा में गया है वो जो माध्यम है, उस माध्यम को हम परिवहन कहते हैं। तो देखिए, ये जो आदमी है, जो मनुष्य है, इस मनुष्य में क्या है, गमन की क्षमता पाई जा रही है, पाचन की क्षमता पाई जा रही है, उत्सर्जन की क्षमता पाई जा रही है, श्वसन की क्षमता और साथ साथ परिवहन की क्षमता इतनी क्षमताएं पाई जा रही हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। इसलिए हम इसे जीव कहते हैं। अब देखिए, जीव के अंतर्गत एक पेड़ पौधे भी आते हैं, पादप भी आते हैं। मान लीजिए ये पादप है और ये पादप हमारा जीव के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या पेड़ पौधों में पाचन की क्रिया नहीं होती है? होती है। वो बताया जाता है कि नहीं, हम जो CO2 का त्याग करते हैं, उस CO2 को वो ग्रहण करता है और अपने अंदर भोजन बनाता है और भोजन बना करके हमें ऑक्सीजन देता है और अपनी पूर्ति करता है, यानी अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो इनके अंदर पाचन की क्रिया होती है। उत्सर्जन कहने का मतलब अपशिष्ट पदार्थ। आप देखे होंगे पेड़ पौधों में लासा, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम लासा कहते हैं। वो क्या है, लासा बाहर निकल रहे, उत्सर्जन हो रहा है। जैसे हम लोग CO2 का क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से अंदर, हमारे शरीर के अंदर से जो CO2 निकल रहा है वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के अंदर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, उनका अपशिष्ट पदार्थ हो गया। उसके बाद श्वसन, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। इसमें बताएं कि अब ये जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, CO2 को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो ग्रहण करना और बाहर निकालना, वही प्रक्रिया तो हमारा श्वसन कहलाता है। और परिवहन, अब देखिए परिवहन मतलब समझिए, पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई वृक्ष, लोग बताते हैं कि हमारी जो भूमि है, इस भूमि में जल पाया जाता है, H2O। जो पेड़ पौधे होते हैं, वे पेड़ पौधे इस भूमि से, इस जमीन से H2O को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं।
वो जो अवशोषित करते हैं तो वो किसकी सहायता से, तो इसके अंदर भी पतली पतली क्या होती हैं, नसें पाई जाती हैं। उन नसों की सहायता से ये जल को संग्रहित कर लेते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद वो अपने अंदर विकास लाते हैं। तो ये जो इनके साथ यानी इनके अंदर जो नसें हैं, इन नसों से जो जल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो माध्यम है, इस माध्यम को हम क्या कहते हैं, परिवहन। तो देखिए इनमें परिवहन भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, पाचन भी होता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जाने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ये है हमारा पादप। पादप और जंतु, पादप और जंतु ये दो भागों में बटे हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आदमी है, इस आदमी में विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे गमन, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन आदि। लेकिन पादप जो होते हैं, पादप में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन आदि पाए जाते हैं, लेकिन गमन नहीं पाया जाता। तो देखिए ये हो गए हमारे जीव, ये हो गए हमारे जीव। अब देखिए बताया गया कि नहीं जीव के जीवन के बारे में, अब इनके बारे में हम इनके गमन के बारे में जान गए, पाचन के बारे में जान गए, उत्सर्जन के बारे में जान गए, श्वसन के बारे में जान गए, परिवहन के, अब इनके बारे में, अब ये अपनी जीवन को कैसे जी रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। तो हम जब जान गए तो उसे हम कहते हैं कि जीव का जीवन हमने भैया जान लिया। जीव में अगर गमन नहीं होगा तो वो मर जाएगा, पाचन नहीं होगा तो मर जाएगा, उत्सर्जन नहीं होगा मर जाएगा, श्वसन नहीं होगा मर जाएगा, परिवहन नहीं होगा मर जाएगा। यानी कि ये चीज़ें इनके अंदर होनी एकदम अनिवार्य है। तो देखिए ये तो हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जाने कि नहीं जीव विज्ञान क्या है। देखिए अगर इसको समझना हो तो समझ लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको साफ करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने जाना जीव क्या होते हैं। जीव बताएं कि नहीं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु होते हैं, एक पादप होते हैं। एक जिसे हम कह सकते हैं कि जीव जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं, ठीक ना। सजीव क्या होते हैं, तो सजीव वे होते हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। सजीव वे होते हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के, जैसे हम कहें कि गमन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। ये जो जंतु और पादप हैं, कहने का मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो जंतु हैं, वे सभी के सभी में विशेष प्रकार का लक्षण, लेकिन एक लक्षण नहीं पाया जाता है गमन करने का। लेकिन ये तो जीव हो गए, जीव में सजीव हो गए। और एक होता है निर्जीव। निर्जीव किसे कहते हैं, अगर बाई चांस अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निर्जीव किसे कहते हैं, तो निर्जीव वे होते हैं जिनके अंदर ना तो पाचन होता है, ना ही उत्सर्जन होता है, ना ही श्वसन होता है, ना ही गमन होता है और ना ही परिवहन। ये सभी गुण जिनके अंदर नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। देखिए अब तक तो हम लोगों ने जाना कि नहीं जीव के जीवन के बारे में, जीव के बारे में हमने जान लिया कि नहीं जीव होते क्या। अब देखिए ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में हमने बतलाया कि नहीं जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब ये जो जीव विज्ञान है इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, भी आपको बताएंगे नहीं पेड़ पौधे भी आएंगे और इसमें जंतु भी आएंगे। अब देखिए भैया पेड़ और पौधे, पेड़ पौधे और इसके साथ साथ जितने जंतु हैं, इन सभी के जीवन के बारे में, सभी के जीवन के बारे में पेड़ पौधे। अच्छा हमारे इस ब्रह्मांड में एक ही तो पेड़ नहीं है, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तमाम प्रकार के जंतु हैं। तो क्या सबके जीवन के बारे में अध्ययन कर पाना संभव है? कभी नहीं हो सकता। कभी एक साथ इन जीवों के बारे में अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान को यानी पेड़ पौधों को अलग कर दिया गया है और जंतुओं को अलग कर दिया गया जीव विज्ञान से। अगर हम इन्हें अलग अलग पढ़ें तो शायद पढ़ लें, लेकिन इनकी बहुत सारी जातियां होती हैं। तो ये जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन थे, तो इसके जीव विज्ञान के पिता थे अरस्तु। ये जो अरस्तु जी हैं, अरस्तु जी कहते हैं कि भैया जीव के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आ रहे हैं, जीव के अंतर्गत जंतु भी आ रहे हैं। ये जो जीव मतलब जंतु हैं और जो पादप हैं, इन दोनों के जीवन के बारे में अध्ययन करना संभव नहीं है। कृपया कर इन्हें अलग किया जाए। तो ये अरस्तु जी के प्रस्ताव के द्वारा जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला जो बना वो बना आपका जंतु विज्ञान,
जो पहला बना वो बना जंतु विज्ञान, और जो दूसरा बना वो बना वनस्पति विज्ञान। पहला बना जंतु विज्ञान, दूसरा बना वनस्पति विज्ञान। अब ये देखिए, जंतु, जिसके अंदर जंतुओं के बारे में, जिसके अंदर गमन करने की क्षमता, उन्हें जंतु कहते हैं। वनस्पति, जिनके अंदर गमन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, उन्हें वनस्पति कहते हैं। ये जो जंतु है, देखिए ये दो भागों में बटे, एक जंतु बटा और एक वनस्पति बटा। अच्छा, ये देखिए कि अरस्तु जी महान ये पिता हैं, ये पिता हैं, और ये पिताजी कहते हैं भैया एक ठे जंतु एक ठे पादप, दो ही घर है, एक जंतु का घर है एक पादप का यानी वनस्पति का घर है। तो ये कहते हैं कि चलो भैया दो ही घर है, दो ही घर में दोनों लोग अलग अलग रहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, अरस्तु जी जीव विज्ञान को दो भागों में तो बांटा, और पहला बनाया जंतु विज्ञान, दूसरा बनाया वनस्पति विज्ञान। ये जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान, अब देखिए भैया जंतु विज्ञान जो है, इस जंतु विज्ञान के भी बारे में तो हमें किसी ने बतलाया ना। तो जंतु विज्ञान के बारे में हमें क्या पता कि जंतु विज्ञान क्या है, तो जंतु विज्ञान के बारे में बतलाने वाले जो थे वो थे अरस्तु। अरस्तु जी ने जंतु के बारे में हमें जंतु विज्ञान, या कह सकते हैं कि जंतुओं के बारे में हमें बतलाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु जी। और जो वनस्पति के बारे में बतलाने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है थियोफ्रास्ट। एक बार फिर से समझिए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान उसे कहते हैं यानी कि जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन के बारे में। अब देखिए जो जीवन के बारे में, जीव के जीवन के बारे में, इसका कहने का मतलब है कि जीव में पेड़ पौधे भी आ रहे हैं, जंतु भी आ रहे हैं। तो अब देखिए सभी पेड़ पौधों और सभी जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन कर पाना संभव बात नहीं थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अरस्तु जी ने इनका बंटवारा करवा दिया, और एक बना जंतु और एक बना वनस्पति। अब देखिए अभी हम कह रहे हैं कि नहीं अरस्तु जी जनक हैं। जनक कहते किस हैं, जो जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, जनक कहते हैं ना कि नहीं, हमारे माता पिता को जनक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें जन्म दिया, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हमें कहाँ जाना पसंद है कहाँ नहीं जाना पसंद है, फिर उसके बाद हमें कैसा कपड़ा पहनना पसंद है कैसा कपड़ा नहीं पहनना पसंद है, वो किसको पता होता है, माता पिता को। उसी प्रकार से जीव विज्ञान के बारे में किसे पता था, अरस्तु। और देखिए हमारे बारे में जो सब कुछ जानता हो उसे जनक कहते हैं। उसी प्रकार से अरस्तु जी जीव विज्ञान के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए इनको जनक कहा जाने लगा। अरस्तु जी कहते हैं कि भैया ये इनको दो भागों में बांट दिया जाए। दो भागों में बांटा गया, एक बना जंतु और एक बना वनस्पति। ये जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान, देखिए जंतु इसके अंदर गमन करने, वनस्पति एक जगह। अब देखिए ये इतने चालाक थे अरस्तु जी। अरस्तु जी कहते हैं कि चला भैया जंतु के बारे में हम जानते हैं, जंतु के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी तरह से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं, लेकिन जो वनस्पति होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते। इसलिए जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान के बारे में अगर जानकारी लेनी भी होगी तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, और इसके गाड़ी पर हम भी बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे और इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए इसके बारे में बताया कि ना ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, इसलिए हम इसे जंतु विज्ञान का जनक फिर माना गया कि नहीं, जंतु विज्ञान का जनक जो बने वो बने अरस्तु जी। और वनस्पति के बारे में यानी पेड़ पौधों के बारे में अरस्तु जी से ज़्यादा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रास्ट। थियोफ्रास्ट को पता होने के कारण वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्ट को बना दिया जाता है। यानी जीव विज्ञान दो भागों में बटा, दो शाखाओं में बटा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी थे, और इस जीव विज्ञान का जो दो शाखाएं थी, एक जंतु विज्ञान एक वनस्पति विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु जी बने और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन बना, थियोफ्रास्ट बने। अभी जीव विज्ञान का नामकरण आपको पहले बताया कि नहीं, जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया था, तो जीव विज्ञान का जो नामकरण था वो एक वैज्ञानिक थे, यानी दो पंडित जी लोग थे जिनका नाम था लैमार्क और एक का नाम था ट्रिवीरेनस। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी का नामकरण किया था।
ठीक ना। देखिए बायोलॉजी का नामकरण किसने किया, लैमार्क और ट्रेवेरेनस। बायोलॉजी का जो वर्गीकरण हुआ, जो बायोलॉजी को बांटा गया, वो किस किस में बांटा गया, तो एक जंतु में और एक वनस्पति में। कौन बांटा, तो सब देखिए अरस्तु जी ने बांटला। अरस्तु जी ने जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान जब अलग हुए तो जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान के यानी जंतुओं के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से बतलाया, इसलिए जनक किसे बना दिया गया, अरस्तु को। वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अच्छे ढंग से कौन बतलाया, तो थियोफ्रास्ट बतलाया। थियोफ्रास्ट के अच्छे ढंग से बतला लेने के कारण ही थियोफ्रास्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक बना दिया गया। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम या कह सकते हैं बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था, तो दो वैज्ञानिक, दो पंडित जी लोग, लैमार्क और ट्रेवेरेनस, ये दोनों ने मिलकर के बायोलॉजी का नामकरण किया था। आशा है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। अगर ना आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ आप फिर से समझाइए। फिर से मैं कोशिश करूँगा कि नहीं दोबारा वीडियो बना करके फिर से उसका सॉल्यूशन किया जाए, उसे समझाया जाए अच्छे ढंग से। देखिए यहाँ तक तो हो गया कि नहीं जीव विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया था, जीव विज्ञान के जनक कौन हुए थे। अब देखिए यहाँ है कि जीवों के बारे में, जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता। तो अब देखिए ये जब दो शाखाओं में बटा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, अब इन दोनों का अगर जब जीवन प्रारंभ होगा, मान लीजिए ये चाहे पेड़ पौधे हों, पेड़ पौधे हों या जंतु हों, इन दोनों के बारे में या इन दोनों का जो जीवन होता है, उस जीवन का अध्ययन हम कब कर सकते हैं। ये जो जीव हैं, इन जीवों का जीवन का जो अध्ययन होता है, यानी ये जो जीवन जीते हैं तो ये जीवन बना कैसे। कहने का मतलब है कि ये पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे या जो हैं जंतु, इनका जीवन बना कैसे, ये बने कैसे, इस चीज़ पे हम विशेष ध्यान देते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या जो जंतु हैं, इनका जीवन जो बना है, यानी कि ये जो अपने जीवन को जी रहे हैं, तो इस जीवन को जीने में सबसे पहले या इस जीवन का निर्माण कैसे हुआ, जीवन का, अच्छा मान लीजिए हम ही हैं, अब हमारे जीवन का निर्माण कैसे हुआ। पहले हमारी शरीर बनी कि नहीं, शरीर बनी, तो शरीर बनी किस चीज़ से, शरीर यदि बनी हुई है तो वो बनी किस चीज़ से। तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक उदाहरण है, मान लीजिए हम आपको देते हैं, एक उदाहरण है, आप लोग जो ना समझ में आए या जो आप लोग ना लिख पाएँ, उस चीज़ को आप लोग कृपया करके वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए जैसे हम कह दें कि अभी बताएं कि नहीं जंतु के जीवन, यानी कि जंतु का जो जीवन है, वह जीवन का निर्माण हुआ कैसे। मान लीजिए हम ही जंतु हैं, जंतु में हम आ गए, एक आदमी आया, मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, ये कोई मनुष्य, इस मनुष्य के शरीर का, अच्छा ये अपनी जीवन जी रहा है, देखिए कितनी खुशी से जी रहा है ना। तो ये जो अपनी जीवन को जी रहा है, ये जीवन का निर्माण कैसे हुआ, इसका शरीर, अच्छा ये शरीर बनेगा तभी तो ये हंसेगा, तभी तो ये रोएगा, तो इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। ये देखिए जैसे आप मान लीजिए कि एक घर होता है, एक ये घर है, इस घर का निर्माण, इस घर का निर्माण कैसे होता है, तो इस घर का निर्माण जो है, देखिए मान लीजिए कोई घर है, उस घर का निर्माण सबसे पहले ईंट लगता है, नींव भरी जाती है, और उस नींव में सबसे पहले आवश्यक चीज़ क्या होती है, ईंट। तो ईंट 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 मिल करके, यानी कि ईंट और ईंट मिल करके एक दीवार बनाते हैं। ईंट 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 मिल करके क्या बनाए, दीवार बनाए, और दीवार
दीवार और दीवार मिल करके, मान लीजिए 4 दीवार मिले आपस में, तो 4 दीवार जब आपस में मिलते हैं तो एक कमरा बनता है। और मान लीजिए 4 कमरे आपस में मिल गए। कितने कमरे? 4 कमरे। 4 कमरे अगर आपस में मिल गए तो ये जो चारों कमरे आपस में मिले तो ये एक घर का निर्माण करेंगे, घर को बनाएंगे। और ये जब घर और घर मिलते हैं तो एक मोहल्ला को बनाते हैं, एक मोहल्ला का निर्माण करते हैं। अब उसी प्रकार से मान लीजिए जो मनुष्य है, उस मनुष्य का जो शरीर होता है, उस मनुष्य के शरीर को बनाने में सबसे पहले कोशिका भाग लेती है। सबसे पहले कोशिका भाग लेती है।